तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी, दैट इज द इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट मतलब जस्ट सिंपल सा वर्ड, इम्प्रूव करना मतलब सुधारना, है ना। तो हमारे जो खाने का जो भी रिसोर्स है, जो भी चीजें हैं, उनको हम सुधार रहे हैं जिससे हमें मैक्सिमम क्या मिल सके, उससे मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिल सके, मैक्सिमम इनपुट मिल सके। इनपुट मतलब हमारी बॉडी को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन पर्टिकुलर विटामिन मिनरल्स। हम हमारी जो क्रॉप है, हमारा जो फूड रिसोर्स है, उसको इतना अच्छा बना दे कि जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो एक बार खाते ही पूरी हो जाए। ये जस्ट एक तरीका है कि हम आइडियली क्या करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट किस बेसिस पे देखना चाहते हैं। अब मानो कि मेरी जो बॉडी है वो 10 किलो कैलोरी मांगती है, ठीक है, एक घंटे में। जस्ट इमेजिन, नॉट, मान लो मेरी बॉडी ने 100 कैलोरी जस्ट मेरी बॉडी को चाहिए कि 100 कैलोरी होनी चाहिए इसके पास हर घंटे, ताकि वो अपनी पर्टिकुलर एनर्जी को परफॉर्म कर सके। तो मुझे ऐसा खाना खाना पड़ेगा जिससे वो लगभग, अगर मान लो मैं 5 घंटे में एक बार खाना खाती हूँ, तो मुझे ऐसा खाना तो मिनिमम खाना पड़ेगा जो मेरे को 500 कैलोरी दे एक बार में, ताकि 5 घंटे तक मेरा काम चल सके। तो मुझे ऐसा खाना जो मेरी बॉडी चाहिए उसको बढ़िया से बढ़िया खाना खाना पड़ेगा। वो रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो हमने क्या करा, धीरे धीरे कुछ मॉडिफिकेशंस की हमारे फूड में, जिससे हमारे फूड की क्वालिटी इंप्रूव हुई, है ना। समझ गए, क्वालिटी इंप्रूव हुई मतलब उसके अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ी, है ना। तो यही हमारा बेसिक सा चैप्टर है। तो हम अभी तक काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, एक बार हम उसका रिकैप लेते हैं, क्या क्या पढ़ा है हमने इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाले चैप्टर में। तो अब जैसे कि आप जानते हो, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि हमारे पास प्लांट होते हैं, दे आर ऑटोट्रोप, और एनिमल्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रोप होते हैं, है ना। ऑटोट्रोप मतलब खुद का खाना खुद बना रहे हैं, whereas animals और अदर organisms are heterotroph, ये अपने खाने के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंडेंट है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। हुआ क्लियर। ये हमने क्या पढ़ा कि अदर्स आर ऑल हेटेरोट्रोप्स। फिर हमने देखा कि हमारे पास कैसे कैसे क्रांति आई थी, जैसे हमारे पास खाने का भाव हो गया था, तो अब रिक्वायरमेंट थी किसकी, फूड की, फूड ग्रेन्स की, तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, ठीक है। हमने देखा कि हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, मिल्क की, तो हम व्हाइट रेवोल्यूशन लाए। हमने देखा कि हमारे अंदर जो डिमांड है किसकी बढ़ रही है, फिश की, फिश प्रोडक्ट, फिश की रिक्वायरमेंट, जो लोगों के अंदर फिश की डिमांड है, फिश खाने की इच्छा है, वो बढ़ रही है। लेकिन हमारे पास जो नेट फिश है खाने के लिए वो अवेलेबल नहीं है इतनी, तो हमने ब्लू रेवोल्यूशन लाए, जिससे क्या मिली हमें, फिश प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट देखने को मिला। एंड द लास्ट वन इज द येलो रेवोल्यूशन, जिसके अंदर क्या करा, ऑयल के अंदर क्रांति आई, ऑयल के अंदर एनहांसमेंट हुआ, है ना। ये सब हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मैंने बताया था, मैक्सिमम आप जो मतलब आप अपनी यील्ड को, अपनी जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपकी फील्ड से, जो आपको क्रॉप मिल रही है, उस यील्ड को मैक्सिमाइज कर सको बाय यूजिंग सम टेक्निक्स, है ना। कुछ टेक्निक्स या कुछ आपने जो भी आइडियाज या फिर कुछ वेरियस फार्मिंग टेक्निक्स आपने जो इम्प्लीमेंट करी है आपके फार्म में, उसके कारण आपने मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन करी। वो किसके अंदर आता है, दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके अंदर क्या करते हैं, हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, हम हमारे जो नेचर के एनवायरमेंट है उसको बैलेंस रखते हैं, कोई भी चीजें के अंदर बैलेंस डिस्टर्ब नहीं किया जाता। ये क्या है, कंडीशन है सस्टेनेबल किसकी, एग्रीकल्चर होने की। माना आपने चीजें ऐड की, आपने जो भी छेड़छाड़ की, जो भी टेक्निक का यूज किया, लेकिन आपका नेचर कंजर्व रहना चाहिए, लेकिन आपके एनवायरमेंट के अंदर सब्सटेंसेस का बैलेंस रहना चाहिए। हुआ क्लियर। चलिए नेक्स्ट फिर हमने क्या पढ़ा था कि हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, फार्मिंग क्या होती है, कि कंजर्वेशन क्या होता है, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होती है। हमने देखा था इंटीग्रेटेड मतलब जोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो हम फार्मिंग के साथ साथ अगर और कुछ काम करते हैं, जैसे कि हम बीज को पालते हैं, जैसे कि हम कुछ एक्वेटिक एनिमल्स को पालते हैं, एक्वाकल्चर करते हैं, पीसी कल्चर करते हैं, जो भी कल्चर हम एक्स्ट्रा करते हैं, दिस विल कम अंडर इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। हुआ क्लियर। हमने ये सब पढ़ लिया था।
नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एडवांटेज क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के। आपको पता है बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इसके कारण क्या हुआ, हमने हमारी फील्ड की प्रोडक्शन, हमारे जो यील्ड थी उसको मैक्सिमाइज कर दिया, हमारे नेचर को इवन कंजर्व रखा, सोइल की फर्टिलिटी मेंटेन रही, है ना, नेचर बैलेंस रहा, नेचर कंजर्व रहा, इन्वायरमेंट में कोई हमने इम्बैलेंस नहीं किया। ये सब क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के फायदे, एडवांटेजेस है ना। तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक से ही पता लगता है कि जो बिना केमिकल के, बिना किसी भी केमिकल के यूज के जो फार्मिंग की गई है उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब बेस्ट फार्मिंग, है ना। इससे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। इससे हमें कोई भी पोल्यूशन देखने को नहीं मिलता है, और जो इस फार्म से जो भी वेस्ट मिलता है वो बल्कि हम अच्छे से यूज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रीसाइक्लिंग, है ना। री मतलब वापस, साइकिल मतलब दोबारा से साइकिल बनाना, है ना, एक तरीके से, है ना। वापस उसको रिमोल्ड करके हम उसे यूज कर सकते हैं। हुआ क्लियर। ऑर्गेनिक फार्मिंग ने क्या करा, हमारी सोइल हेल्थ को मेंटेन रखा, सबसे बड़ी चीज। ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज कर रहे हैं, वो पोल्यूशन कंट्रोल करने में बहुत मदद कर रही है, क्योंकि वो पोल्यूशन फैला ही नहीं रही। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई केमिकल नहीं है तो कोई भी टॉक्सिफिकेशन नहीं होगा। तो मतलब अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी कोई भी क्रॉप आती है, मैं वो क्रॉप खाती हूँ, तो मेरे अंदर टॉक्सिफिकेशन होना, बोले तो टॉक्सिन का प्रेजेंस होने की अब जो है वो कम हो जाएगी, बजाय कि दूसरा कोई जो केमिकल्स से उगी हुई जो फार्मिंग हो रही है, बोले तो ऐसी फील्ड जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया गया है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, उनके अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मी, जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले प्रोडक्ट्स ही खाए, है ना। तो हमने ये भी देख लिया ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या थी। फिर हमने कुछ बेसिक चीजें देखी थी कि एग्रोनॉमी क्या होता है। एग्रोनॉमी ऐसी स्टडी होती है जिसके अंदर एक तो हम ये देखते हैं कि सोइल की हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जाए, वैसे सोइल की हेल्थ कैसे मेंटेन रहे, और साथ के साथ हम हमारे फूड ग्रेन की मात्रा भी, यील्ड भी बढ़ा सकें। ये सब हम एग्रोनॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। हॉर्टिकल्चर हमने पढ़ा था, ऐसी कल्चर, ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसके अंदर हम सिर्फ फ्रूट और फ्लावरिंग के जो प्लांट्स हैं उनके ग्रोथ पे फोकस करें, है ना। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर क्या था, ग्रोइंग और मैनेजिंग ऑफ वेजिटेबल्स। इसमें हमने क्या करा था, मेनली वेजिटेबल्स के रिलेटेड जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनकी ग्रोथ को, उनकी एग्रीकल्चर, उनकी फार्मिंग करना क्या कहलाता है, ओलेरिकल्चर। एक्वाकल्चर एज यू नो, वाटर कंटेनिंग जो इकोनॉमिक पर्पस में हम यूज करें उन्हें क्या बोला जाता है, एक्वाकल्चर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हम जो फूड लेते हैं उसमें सीड्स होते हैं। सीड्स हमने पढ़ा था सीरियल्स, पल्सीज, है ना, सीरियल्स, पल्सीज, ऑयल सीड क्रॉप्स, बहुत सारे पढ़े हमने, नट्स, ड्राई नट्स। फिर हमने पढ़ा था फ्रूट्स क्या होता है, फ्रूट्स बेसिक पल्प होता है। वेजिटेबल्स भी हमने पढ़े, कुछ रूट्स मॉडिफाई हो जाती हैं वेजिटेबल बनाने के रूप में, जैसे कि हमने पढ़ा स्वीट पोटैटो, टर्निप, रेडिश, कैरेट, है ना। उसी प्रकार हमने क्या देखा, कुछ एक स्टेम होती है जो मॉडिफाई हो जाती है। स्टेम जैसे कि आपने देखा हुआ शुगर केन की स्टेम, है ना। शुगर केन की स्टेम किसके लिए यूज की जाती है, जैगरी के लिए। मस्टर्ड, बैम्बू, बनाना, इन सभी की स्टेम ही मॉडिफाई होती है इन अ फॉर्म ऑफ वेजिटेबल। नेक्स्ट हमने पढ़ा लीफी वेजिटेबल, जिसमें पत्ते ही वेजिटेबल के रूप में यूज किए जाते हैं। वो है मस्टर्ड, मेथी, बथुआ, है ना, जो आप ग्रीन सब्जी जिनके नाम से आप चिढ़ जाते हो, नहीं ये कौन खाता है, वही सब किसके अंदर आते हैं, लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, है ना। नेक्स्ट आता था इनफ्लोरेसेंस। अगर कोई फ्लावर ही वेजिटेबल में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि आपने गोभी का फूल सुना हुआ, है ना, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ये सब किसके अंदर आते हैं, इनफ्लोरेसेंस वेजिटेबल्स के अंदर। नेक्स्ट हमने देखा था फ्रूट वेजिटेबल्स। ऐसे जो फ्रूट है वो वेजिटेबल के रूप में यूज होते हैं, जैसे कि हमने देखा था कैप्सिकम है, ब्रिंजल है ना, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो फ्रूट किसमें रूप में है, वेजिटेबल के रूप में देखने को मिले। नेक्स्ट हमने देखा था बहुत सारे स्पाइसेस, मसाले, है ना। नेक्स्ट हमने देखा फूडर क्रॉप्स जो हमारे कैटल्स खाते हैं, है ना, मेनली अपनी एनर्जी के लिए, वो क्या है, फूडर क्रॉप्स, वो फूडर क्रॉप्स कहलाते हैं। और अदर क्रॉप्स आपने देखी जैसे कि हमारे पास क्या है, टोबैको, टी, कॉफी, ये इन सभी से अलग अलग है। तो हमने ये सब पढ़ा है। नेक्स्ट हमने देखा था क्रॉप सीजन। आपको पता है कि अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग सीजन में उगने के लिए स्पेशलाइज हो रखी है। तो इसमें हमने दो तरीके की क्रॉप पढ़ी थी, दैट इज द रबी एंड द खारिफ क्रॉप्स। तो उसमें हमने डिफरेंस पढ़ा था कि जो खारिफ क्रॉप्स होती है वो रेनी सीजन या फिर मॉनसून की क्रॉप्स होती हैं, बजाय कि
हमने देखा था जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो नॉन मानसून सीजन होती है, मेनली कब उगाई जाती है, रेनी सीजन में, और जो रबी क्रॉप्स है वो कब उगाई जाती है, अक्टूबर से नवंबर वाले में, जब मानसून जा रहा होता है उस समय, है ना। तो हमने कुछ एग्जांपल पढ़े थे, राइस, मेज वगैरह, इसके हमने खरीफ के, और रबी के पढ़े थे वीट, बार्ले, ग्राम। बिल्कुल हुआ क्लियर। अब देखो मैंने क्या बोला था, खरीफ क्रॉप्स आर द समर सीजन क्रॉप्स, ये बात याद रखनी है। खरीफ क्रॉप्स कैसी हैं, समर सीजन क्रॉप्स है, जबकि रबी क्रॉप्स कैसी हैं, दे आर द विंटर सीजन क्रॉप्स। बिल्कुल हुआ क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब हम शुरू करने वाले हैं। ये हमने पढ़ा था कि हम कैसे कैसे हमारी यील्ड है जो हमारे पास फार्म है, उससे जो हमारे पास नेट प्रोडक्शन आ रही है उसे यील्ड बोला जाता है ना। उस यील्ड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या तो हम क्रॉप के प्रोडक्शन को ही मैनेज कर ले भाई, हाँ कैसे क्या प्रोड्यूस करना है, तो उसमें जैसे हमने क्या करा, न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दे दिए हमारे क्रॉप को, है ना। जब जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे उतने अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। हमने प्रॉपर पानी दे दिया, पानी की कमी थी उसके कारण ग्रोथ कम हो पा रही थी, तो इरिगेशन, है ना। क्रॉपिंग पैटर्न, हमने क्रॉपिंग पैटर्न ऐसा कर दिया, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्रॉपिंग पैटर्न से हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी यील्ड इंप्रूव हो रही है। ऐसे कह सकते हो कि मान लो एक कोई प्लांट है जिसका काम क्या है, पोटेशियम बहुत ज्यादा लेता है, एक प्लांट है जिसका काम क्या है, वो सल्फर बहुत ज्यादा लेता है। तो हमने जैसे ही पहले वाला प्लांट उगाया तो उसने पोटेशियम से क्या कर दिया, हमारी जमीन के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम कर दी। बिल्कुल। लेकिन हम सेकेंड टाइम अगर वही प्लांट उगा देते हैं तो ऑलरेडी पोटेशियम की मात्रा कम है, तो अब वो प्लांट की ग्रोथ या फिर अब वो क्रॉप उतनी यील्ड नहीं दे पाएगी, अब वो फार्म उतनी यील्ड नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब मिनरल्स की मात्रा पहले के मुकाबले उस पर्टिकुलर मिनरल की मात्रा कम हो गई है। बजाय कि अगर आप सल्फर वाला उगाते तो वो धीरे धीरे रिप्लेनिश हो जाते, वो सल्फर कम हो जाता, लेकिन अब क्या होता, जो पोटेशियम था क्या पता उसकी मात्रा बढ़ जाती। तो इससे हमने देखा कि क्रॉप रोटेशन बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि इस बार अगर मेरे एक पर्टिकुलर क्रॉप की यील्ड बहुत ज्यादा आई तो अगली बार भी मैं उसे उगाऊंगा तो ज्यादा ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए क्रॉप रोटेशन बहुत जरूरी है, समझे। तो ये हमने देखा कि हम कैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के थ्रू हमारी चीजें बढ़ा सकते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हमने देखा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बेसिकली जो हमारी प्लांट सेल्स को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट में चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपने देखा था कुल 60 के बने हुए, उसमें से पर्टिकुलरली 16 देखे थे जलने के बाद, जिसमें से कुछ आपको एयर से मिल जाते हैं, आपको माने प्लांट्स को, है ना। कुछ प्लांट्स को एयर से मिल जाते हैं, जैसे कि हमने देखा कार्बन, ऑक्सीजन, बजाय कि एक जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, जो कहाँ से मिलता है, उसे वाटर से मिलता है। अदर चीजें सॉइल से मिल जाती हैं, अदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स बचे हैं वो सॉइल से मिलते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे हैं जो मोर देन 1 ppm है हमारी, मतलब प्लांट की बॉडी के अंदर उनकी अमाउंट मोर देन 1 ppm मिलेगी। मोर देन मतलब ज्यादा, लेस देन मतलब कम, कम मतलब माइक्रो, है ना। माइक्रो मतलब छोटा सा, तो छोटी अमाउंट माइक्रो वाले, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बड़ी अमाउंट मतलब मैक्रो। उसमें क्या पढ़ा था हमने, मैक्रो में पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक NPKSC, है ना, NPKSC, ऐसा ही पढ़ा था हमने। बिल्कुल हमने ये पढ़ा था, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। हमने पढ़ा था NPKSCAMG, वही एक रह गया मेरा, दैट इज MG। ये कुल मिला के आपके क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, बाकी बचे ये सारे क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो, है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब कम अमाउंट में, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, कैडमियम, कोबाल्ट, ठीक है, मोलिब्डेनम, ये सब कम अमाउंट में मिलते हैं। हुआ क्लियर। तो हमने वही देखा, मैक्रो माइक्रो में बांट दिया, है ना। जो मैक्रो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बेसिक बॉडी का स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क बनाता है। जबकि जो माइक्रो होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है एंजाइम के फंक्शन। माइक्रो मतलब थोड़ा, थोड़ा है, छोटा है, काम करवाएगा एंजाइम का, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा, है ना। ये किसका काम हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। तो ये हमने बेसिक डिफरेंस भी पढ़ा था इनके बीच में। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं मिनरल रिप्लेनिशमेंट। तो अब हमने पढ़ा कि हम क्या कर रहे हैं, हमने जैसे कि आप लोग जानते हो अभी हमारा टॉपिक क्या चल क्या रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है इम्प्रूवमेंट इन यील्ड्स, है ना। यील्ड्स में हम क्या कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। बोले तो फूड रिसोर्सेज, भाई कैसे हमारी यील्ड, हमारी जो नेट प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सके। पहली चीज पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट।
अब क्रॉप को प्रोड्यूस करने वाली जो चीजें हैं उन्हीं को मैनेज करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम न्यूट्रिएंट्स कैसे कैसे होते हैं, और अगर हम हमें उन्हें सही मात्रा में दिया तो किस तरीके से हमारी क्रॉप की यील्ड बढ़ सकती है। सेकंड हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन। इरिगेशन मतलब वाटर का यूज। तो आप देखोगे इरिगेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, उसमें सबसे पहले देखो मिनरल रिप्लेनिशमेंट, मिनरल्स को रिप्लेनिश करवा रहे हैं ना। सबसे पहला मिनरल रिप्लेनिशमेंट, फिर है हमारे पास इरिगेशन, है ना। तो अब हम लेके करके पढ़ते हैं। मिनरल्स माने आपको पता है बेसिक जो रिक्वायर्ड है उन्हें क्या बोला जाता है, मिनरल्स। रिप्लेनिश मतलब दोबारा, री मतलब दोबारा उनको लाया जाना, है ना। जैसा कि आपने देखा कि एक सोइल है ना, उसके अंदर आपको पता है बेसिक जितने भी प्लांट को मिनरल्स चाहिए वो प्रेजेंट होते हैं। तो अब जैसे ही कोई प्लांट उगेगा तो उस सोइल से वो मिनरल्स ले लेगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर उसके जाने के बाद आप अपना वही पौधा लगाओगे तो आपको पता है उतने मिनरल्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उस सोइल से मिनरल्स लेके कौन जा चुका है, पहले वाला प्लांट जा चुका है। तो हमें उसी जमीन में, उसी एरिया में हमें वही क्रॉप लगानी है। तो इसका मतलब हम चाहते हैं कि हमारे सोइल के अंदर वो मिनरल वापस आए, क्योंकि अगर सोइल के अंदर ही मिनरल होगा तभी ही तो हमारा प्लांट बढ़ेगा, तभी हमारा प्लांट रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसका मतलब हमें उस मिनरल को वापस सोइल के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, है ना। तो वही मिनरल को सोइल के अंदर वापस पहुंचाना क्या कहलाता है, मिनरल रिप्लेनिशमेंट, है ना। तो उसके अंदर हम कैसे करते हैं, वो बेसिकली हम करते हैं मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स। बेसिकली हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली बाहर से हम मिनरल क्या कर देते हैं, छिड़क देते हैं उस मिट्टी पे, जिसके कारण अब उस मिट्टी के ऊपर डाला गया वो पर्टिकुलर केमिकल या फिर पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसमें वो एलिमेंट्स हैं, तो अब सोइल के अंदर भी वो एलिमेंट्स आ गए। अब सोइल के अंदर वो एलिमेंट्स आ गए तो प्लांट्स को जो भी चीज चाहिए वो उस सोइल से ले सकेगा। हुआ क्लियर? तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैन्योर्स क्या है, नेचुरली प्रिपेयर्ड है, आर्टिफिशियली नहीं बनाए हैं, खुद नेचर अपने आप बने हैं। मतलब आपको बताया जाएगा कि हमने कोई आर्टिफिशियली पोटेशियम सेलेक्ट करके नहीं डाला है, खुद नेचुरल प्रोसेस से जो बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मैन्योर्स। दैट इज द नेचुरल फर्टिलाइजर मतलब फर्टिलाइजर, नाम को तोड़ो, फर्टाइल करना मतलब उपजाऊ करना। आपको पता है उपजाऊ, हमें जमीन, हम चैप्टर ही क्या पढ़ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। बेसिक चीज क्या आती है, प्लांट्स। तो प्लांट्स को क्या चाहिए, अपना खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, सब चीजें चाहिए। वो कहाँ से लेगा, सोइल से लेगा। अगर सोइल में मिनरल्स होंगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर सोइल में मिनरल्स हैं तो उस जमीन को हम क्या बोल देते हैं, उपजाऊ या फिर फर्टाइल लैंड। अगर उसके अंदर मिनरल्स नहीं है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, बैरन लैंड या फिर इनफर्टाइल लैंड, है ना। या वो लैंड क्या नहीं है, फर्टाइल नहीं है। तो वही बात है, फर्टाइल मतलब फर्टिलाइजर, ऐसी सब्सटेंसेस जो लैंड को उपजाऊ बनाए। लेकिन ये तो हो गया फर्टिलाइजर का, और वो फर्टिलाइजर ऐसा सब्सटेंस जो लैंड को उपजाऊ बना रहा है वो बन भी खुद ही रहा है, खुद ही नेचर उसको बनाने में मदद कर रही है, हमने आर्टिफिशियली सेलेक्ट करके नहीं बनाया है। तो वो क्या होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर। क्या नाम है उनका, मैन्योर्स। ठीक है, ये बल्कि सोर्स है, इनके अंदर मैक्सिमम क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर मिलता है जो जिसका काम क्या होता है, जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सप्लाई करता है। कौन, मैन्योर्स कैसे बनते हैं, मैन्योर्स आपको पता है नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। तो वो कौन सा प्रोसेस है, दैट इज डीकम्पोज्ड एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। ये बेसिकली वेस्ट को हम डिकम्पोज मतलब हमारा जो ऑर्गेनिज्म वो तोड़ता है, जो नेचर है वो उसकी प्रेजेंस में चीजें टूटती है, टूटने के कारण वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज आउट हो जाते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होकर फिर बाद में हम उस मैन्योर को सोइल में डालते हैं,
तो अब वो सॉइल उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर फर्दर हमारा प्लांट उन रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को लेके ग्रोथ करता है। हुआ क्लियर? ये हमने पढ़ा किसके बारे में, मैन्योर्स के बारे में। अब एडवांटेज क्या है मैन्योर की? सबसे बड़ी चीज मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नेचुरल है, आर्टिफिशियली बना है, उसमें कोई तरीके का केमिकल तो है ही नहीं। तो देखोगे कि ये सबसे बड़ी चीज बहुत ज्यादा एनरिच मतलब भरपूर है ना, भरपूर मात्रा में इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जैसे ही हम मैन्योर को हमारी फील्ड में हमारी सॉइल पे डालेंगे तो ये किस में मदद कर देगा? रिप्लेनिश, दोबारा से उसको जनरेट करना है ना। जनरल जो भी हमारी सॉइल के अंदर पहली क्रॉप के बाद डेफिशिएंसी आई तो हमने मैन्योर डाला, तो उस डेफिशिएंसी को, उस कमी को किसने पूरा किया? मैन्योर ने। ठीक है, अब आपको पता है मैन्योर के अंदर जो मात्रा होती है ना न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि नेचुरली बना है, हमने सेलेक्ट करके थोड़ी ना बनाया कि भाई हाँ ये चाहिए, तो ये क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। तो कम होती है तो हम क्या करेंगे, हमें तो हमारे बेसिक, अगर मान लो हमारे प्लांट को जितनी अमाउंट चाहिए वो तो चाहिए, लेकिन हमारे पास जो मैन्योर है वो तो कम दे पा रहा है वो अमाउंट, उतनी अमाउंट में तो हम मैन्योर की मात्रा ही बढ़ा देते हैं। अगर हम मैन्योर की मात्रा बढ़ा देंगे तो वो अपनी जो सॉइल की नीड है उस न्यूट्रिएंट को लेके वो कंप्लीट हो जाएगी, वो फुलफिल हो जाएगी, तो फर्दर हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसीलिए हम मैन्योर की मात्रा ज्यादा यूज करते हैं, इसमें इन द फॉर्म ऑफ मिनरल रिप्लेनिशमेंट। ओके, ठीक है। मैन्योर क्या है? ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, उस ऑर्गेनिक मैटर का नाम क्या है? ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस। इस ह्यूमस के कारण जो हमारी सॉइल है उसके अंदर वाटर की मात्रा सही रहती है, इनफ रहती है। तो ये ह्यूमस है या फिर जो मैन्योर है, इसी के कारण हमारी, अगर मान लो कोई सूखी जमीन है, सूखी जमीन में पानी को बचा के रखना है, कंजर्व रखना है, तो वहां पे मैन्योर की मदद से जो हमारी सोइल है वो अब क्या करेगी? पानी को प्रिजर्व करके रखेगी, पानी को लॉगिंग करके रखेगी, अगर मतलब इनफ मात्रा में पकड़ कर रखेगी। लेकिन अगर हमारे पास क्ले एरिया है, बोले तो बहुत ज्यादा मिट्टी वाला, पानी वाला एरिया है ना, चिकनी मिट्टी वाला एरिया है, तो उसमें हमें पानी की रिक्वायरमेंट कम है, तो अब वाटर के लॉस में हेल्प करेगी, है ना। कौन? मैन्योर। वही बात है, बिल्कुल देखिए आराम से। जो मैन्योर होते हैं वो इंक्रीज करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, पर्टिकुलरली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसमें? सैंडी एरियाज में, क्योंकि उधर सैंडी एरियाज में वाटर की कमी है, तो वाटर को पकड़ के रखना है, बजाय कि ड्रेनेज मतलब क्या करते हैं, छोड़ देते हैं पानी किसमें? क्लेई सॉइल में। ठीक है, ये सब पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर प्रोवाइड्स फूड फॉर द सॉइल ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिक मैटर या फिर जो ये ह्यूमस है या फिर मैन्योर है, उसका काम केवल सॉइल को रिप्लेनिश नहीं करता वो बल्कि उसके अंदर, सॉइल के अंदर जो भी कोमेंसल्स या फिर कुछ भी जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते हैं, या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स हमारी सॉइल के अंदर होते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। हुआ क्लियर? ये हमने पढ़ा मैन्योर का रोल। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास मैन्योर के, वो बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैन्योर कितने तरीके का होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैन्योर, सबसे पहला हम पढ़ते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। नाम से ही पता लग रहा है फार्म यार्ड का मैन्योर है ना, FYM। ये क्या है? जस्ट एक डीकम्पोज मिक्सचर है कैटल के एक्सक्रीटा का, यूरिन का, लिटर का। ठीक है, लिटर क्या होता है? बेडिंग मटेरियल यूज्ड इन नाइट अंडर कैटल्स एंड लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक मैटर सच एज रफेज और, देखो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिक आपका मान लो खेत है, जिन लोगों का वो देख पाते हैं कि जो बेसिक ऑर्गेनिक वेस्ट निकल रहा है उनके घर से, ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक जैसे कि आपने कोई फसल उगाई है ना, तो उसके बाद जो भी बचा खुचा, मतलब आपने कोई फूडर क्रॉप, मतलब जो भैंस को खिलाने के लिए स्पेशल उगाई है, उसमें जो बचा खुचा है वो हो गया। ठीक है, एनिमल जो आपने बोलते हैं ना इंग्लिश में, नहीं हिंदी में, गोबर है ना,
वो एक्सक्रीटा, एनिमल का एक्सक्रीटा, ठीक है, ये जो भी उसका यूरिन, ये सब मिला के अगर हम रख देते हैं तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू जाता है, तो उससे जो हमने बनाया वो एक तरीके के डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू गया और वो एक तरीके के मैन्योर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे अब हमारे यार्ड में डालेंगे तो उसका काम क्या होगा, वो मिनरल्स को रिप्लेनिश करेगा, क्योंकि वो हाईली क्या है, हाईली कंटेनिंग, क्योंकि डेट मैन्योर इज कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स, जो किसको चाहिए, प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए। बिल्कुल, है ना, ये बात क्लियर। ये हमने फार्म यार्ड में घर पे ही प्रिपेयर कर लिया, इसलिए इसका नाम रखा गया फार्म यार्ड मैन्योर। शॉर्ट फॉर्म इज FYM, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, FYM। अब बेसिकली जो ये वेस्ट से बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, वेस्ट डेली के डेली कलेक्ट करते हैं, किसका, एनिमल जो भी वेस्ट छोड़ रहा है उसको डेली के डेली कलेक्ट किया जाता है, एक गड्ढा खोद के उसमें उसे डेली इकट्ठा किया जाता है, धीरे धीरे देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पे काम करना शुरू कर देते हैं और हमें फाइनली मैन्योर मिल जाता है। ये था पहला फार्म यार्ड मैन्योर। नेक्स्ट इज द कंपोस्ट। देखो, कंपोस्ट स्पेशली कहां से बनाया जाता है, फार्म और टाउन रिफ्यूज से, ठीक है। जैसे कि हम इसमें क्या लेते हैं, इसमें बेसिकली ये था फार्म, सिर्फ जो फार्म से निकल रहा है उसका वेस्ट से जो हमने बनाया। अब नेक्स्ट है कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो कहीं से आ रहा हो, चाहे वो किसी टाउन से आ रहा हो, चाहे वो किसी सिटी से आ रहा हो, उसको अगर हम प्रिपेयर करें स्पेशली, तो उससे जो बनता है वो क्या होता है, कंपोस्ट होता है। उसमें फीकल मैटर ऑफ ह्यूमन भी इन्वॉल्व है, उसमें सीवेज वेस्ट भी है ना। कंपोस्टिंग क्या होता है, कंपोस्ट बनाने के प्रोसेस को कंपोस्टिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कंपोस्टिंग। अब आपको पता है ये एक नेचुरल फिनोमिना है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, काम कर रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, बेसिक चीजों को मेटाबोलाइज कर रहा है और हमारे पास जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे मैन्योर बनाने में मदद कर रहा है। तो कंपोस्टिंग एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर बेसिक एनएरोबिक और एरोबिक दोनों तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं और प्रोसेस डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू मैन्योर बना देते हैं। एनएरोबिक, एरोबिक, एरोबिक एयर, AER, एयर, एयर मतलब एयर में क्या होती है सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन, है ना। तो जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म, उन्हें एरोबिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। एन मतलब नहीं, एयर, एयर नहीं, तो मतलब ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट जो होते हैं उन्हें हम एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या होता है, सीवेज। सीवेज क्या चीज है? अब आपको पता है सीवेज क्या होता है, जैसे कि आप लोग बोलते हैं सीवर सिस्टम वगैरह जो भी होता है ना, सीवेज के अंदर आता है कि आपके घर से जितना भी वेस्ट जाता है वो सब सीवेज में ही जाता है ना। तो सीवेज मॉडर्न सिस्टम में आप देखोगे जो सैनिटेशन और वाटर, मॉडर्न सिस्टम ऑफ सैनिटेशन, साफ सफाई का मॉडर्न सिस्टम क्या है, सैनिटेशन का क्या है, सीवेज। क्या है, सीवेज है। आप इसमें देखोगे बेसिकली आप जाते हो सीवेज सिस्टम में, मतलब आप एक्चुअली जाते हो वॉशरूम्स में, तो आप देखते हो कि आप हर जगह पानी का यूज कर रहे हो, है ना। सैनिटेशन पर्पस के लिए आप किसका यूज कर रहे हो, पानी का। तो बेसिकली जो पानी का यूज होने के कारण जो आपका सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट हो, नेट मिलके क्या बनता है, तरीके का स्लरी बनती है ना। स्लरी मतलब थिक लिक्विड वेस्ट, है ना। हुआ क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम मेनली वाटर क्या है यूज किया जा रहा है, किस चीज को, किस चीज के लिए, वेस्ट के रिमूवल के लिए, वेस्ट की क्लीनिंग के लिए, है ना। किसमें हम बेसिकली यूज कर रहे हैं वो वाटर, है ना। चाहे वो उस वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह फ्लश आउट करते हो, किसका यूज होता है, ऑब्वियसली फ्लशिंग, पानी का यूज होता है। तो वही बोला गया है कि वाटर इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटा। ह्यूमन एक्सक्रीटा के रिमूवल के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली वाटर का यूज कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे सीवेज बना हुआ होता है। सीवेज मैंने बताया कि सीवेज के अंदर कुल हम भी जाते हैं वॉशरूम तो हम दो चीजों को सीक्रेट करते हैं, एक तो होता है सॉलिड पार्ट, एक होता है लिक्विड पार्ट, है ना। जो सॉलिड पार्ट होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, और लिक्विड पार्ट होता है उसे हम क्या बोल देते हैं। तो इनके अलग अलग नाम है,
लिक्विड माने इफ्लुएंट या फिर स्लज वाटर। जबकि सॉलिड पार्ट है उसको बोला जाता है स्लज। हुआ क्लियर? ये देखिए, सॉलिड पार्ट इज द स्लज और लिक्विड पार्ट इज द इफ्लुएंट या फिर सीवेज वाटर, है ना। दो पार्ट बना दिए हमने, दो कंपोनेंट है बेसिकली, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। फिर जो द ड्राइड स्लज में बी यूज्ड एज सोइल कंडीशनर इन लॉन्स एंड फ्लावर गार्डन, ठीक है। जो ये जो स्लज है, इस सूखा हुआ, इसको हम किसके रूप में, एज अ मैन्योर के रूप में यूज कर सकते हैं फॉर आवर गार्डन्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है इट इज फुल ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, है ना। तो ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है तो मतलब बेसिक न्यूट्रिएंट्स या फिर कुछ चीजें उसके अंदर ज्यादा है। तो अगर हम इस स्लज के अंदर, मेनली स्लज जो होता है हमारे पास, वो किस चीज का बना हुआ है, स्लज इज मेड अप ऑफ किस चीज का, ऑर्गेनिक वेस्ट का। और ऑर्गेनिक वेस्ट इज फुल ऑफ किसका, आपको पता है जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वही रिक्वायर्ड है किसके लिए, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, है ना। तो हम इस जो हमने क्या बनाया, हमारे सीवेज के अंदर दो पार्ट है, एक तो है सॉलिड पार्ट, एक है कौन सा, लिक्विड पार्ट, है ना। तो सॉलिड पार्ट में आपको पता है मेनली ऑर्गेनिक मटेरियल देखने को मिलेगा। किसके अंदर देखने को मिल रहा है हमें, जो सॉलिड पार्ट है, जो सॉलिड पार्ट है उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है मेनली ऑर्गेनिक मटेरियल, है ना। तो वही ऑर्गेनिक मटेरियल किसको चाहिए, हमारे प्लांट्स को ग्रोथ के लिए चाहिए। हम बेसिकली देखते हैं कि हमारे जो गार्डन्स होते हैं उसके अंदर हमने फ्लावरिंग प्लांट्स लगा रखे होते हैं, तो हम वहां पर हमारे जो स्लज है उसको सुखा के यूज कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ड्राइंग अप स्लज बिकम लाइक, आपको क्रश कर दोगे तो उसे लाइक ऐसे लगेगा कि हाँ सॉइल है थोड़ी डिफरेंट टाइप की, बट वो जो सॉइल है, वो जो ड्राइड स्लज है इज फुल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। और वही ऑर्गेनिक मटेरियल किसको चाहिए, प्लांट को चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, है ना। वो क्लियर? तो इसीलिए हम ड्राइड स्लज का यूज कर सकते हैं किसके लिए, एज अ फॉर्म ऑफ मैन्योर। हुआ क्लियर? बिल्कुल। तो जैसा कि अब समझ में आ गया है कि हमारे जो सीवेज है उसका हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, चाहे वो हमारा लिक्विड पार्ट हो चाहे वो हमारा सॉलिड पार्ट हो। तो ऑब्वियसली हम उसका यूज कर सकते हैं इन आवर फील्ड्स, इन आवर गार्डन्स, इन आवर यार्ड्स, है ना। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि दे आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। और वही चीजें, वही न्यूट्रिएंट, वही ऑर्गेनिक मटेरियल किसको चाहिए, हमारे प्लांट को चाहिए फॉर देयर ग्रोथ। समझे? तो हम इन्हें इन द फॉर्म ऑफ क्या बोल सकते हैं, रिकंडीशनिंग करना, रिप्लेनिशिंग करना, कंपोस्ट का, सॉरी कंपोस्ट कह रही हूँ, सीवेज का यूज किया जा सकता है। हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। हमने पढ़ा कंपोस्ट का मतलब क्या होता है। कंपोस्ट इज नथिंग बट जो भी एक्सक्रीटा है, चाहे वो एनिमल का हो, जो भी ह्यूमन बीइंग का वेस्ट है, फ्रॉम अ टाउन इज कलेक्टेड, ठीक है, एंड डिकम्पोज्ड and further used for plants for in yields or in the farms for growth of the plants, है ना। That's why हम कह सकते हैं कि कंपोस्ट भी एक तरीके का मैन्योर है। बिल्कुल। हमने पढ़ा फिर कंपोस्टिंग ऐसा मेथड है जो कंपोस्ट बनाने में मदद करता है। कंपोस्ट एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली कुछ ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंड कुछ ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। ऑक्सीजन डिपेंडेंट वाले कौन से बताए थे, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट वाले कौन से बताए थे, एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्या क्या होता है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है जिससे हमारा कंपोस्ट तैयार होता है। फिर हम उसी कंपोस्ट को यूज करते हैं हमारे फील्ड में या यार्ड में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप, है ना, फॉर मिनरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल। अब देखें कैसा मेथड है। आपने एक ऐसा गड्ढा सा खोद लिया है ना, दिख रहा है ना, ये गड्ढा खोद लिया जो लगभग 4 से 5 मीटर लंबा है। 4 से 5 मीटर तो क्या है, लंबा है, और ऐसे 1.5 से 1.5 to 1.8 मीटर क्या है, ब्रॉड है,
ठीक है, ऐसे आपने डीप इतना तो लंबा हो गया, और इतना ही डीप कितना हो गया, ये डीप है ये 1.8 मीटर, कुछ नियर अबाउट। ठीक है, आपने कुछ ऐसे पर्टिकुलरली, ये है आपकी जो डायमेंशंस है, इनके अकॉर्डिंग आपने गड्ढा खोद लिया। ठीक है, फिर आपने पर्टिकुलरली क्या करा, अच्छे से लेयर्स बनाई, है ना। अच्छे से लेयर कैसे बनाई आपने क्या करा, पर सबसे नीचे क्या थी, कुछ ब्रांचेस और कुछ ब्रिक्स वगैरह बिछा दिया आपने। ठीक है, एक मोटी सी, है ना। फिर आपने उसके अंदर क्या डाला, जैसे कि लिखा हुआ है सबसे नीचे क्या है, बॉटम लेयर ऑफ डेड ब्रांचेस और ब्रोकन ब्रिक्स, है ना। टूटी फूटी ईंटें हैं और कुछ ब्रांचेस, ये देखो ये ब्रांचेस दिख रही हैं। फिर उसके अंदर कुछ प्लांट मटेरियल डाला, फिर बीच में फिर सॉइल की मटेरियल लाइन आ गई। फिर सॉइल की लाइन के बाद जो हमने डेड प्रोडक्ट लिया है, जो भी चीजें ली हैं, वो सीवेज है, वो सब डाला हमने, है ना। फिर हमने वापस सॉइल, फिर डेड, फिर वापस सॉइल। ठीक है, साइड वॉल मेड ऑफ नेटिंग और बोर्ड विद गैप्स। ठीक है, जो हम सोइल वाली लेयर डाल रहे हैं उसमें हम साइड वॉल बनाते हैं एक तरीके से, कुछ हार्ड मटेरियल से। ठीक है, हुआ क्लियर। ठीक है, ये हो गया, हमने एक ट्रेंच बनाया, इसके अंदर हमने लेयर्स बनाई। देखो इसके अंदर सबसे पहले जो लेयर होती है वो रिफ्यूजी की मिक्स होती है। ठीक है, वेल मॉइस्चर्ड बाय स्लरी। स्लरी मैंने बताया था कि जब आपका वेस्ट प्रोडक्ट, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट इज मिक्स्ड विद वाटर, दिस इज नोन एज स्लरी। स्लरी, स्लरी में क्या आ जाता है हमारे पास, जो सॉलिड जो भी वेस्ट है उसमें जब हम वाटर मिला देते हैं तो उससे हमारे पास एक थिक सा लिक्विड बनता है जिसका नाम क्या है, स्लरी है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लरी बोलते हैं। फिर हमने स्लरी की लेयर लगाई, फिर सेकंड लेयर ऑफ द मिक्स्ड रिफ्यूज इज स्प्रेड इन ट्रेंच टिल द हीप राइजेस टू अ हाइट ऑफ 45 to 60 सेंटीमीटर। ये पर्टिकुलरली जो हीप है, ये जो हाइट है वो कितनी है, 40 to 60 सेंटीमीटर की। लास्ट में हम कहाँ पहुंच गए, टॉप पे पहुंच गए। टॉप पे पहुंचते ही हमने लास्ट लेयर किसकी लगाई, सॉइल की। उसे क्या कर दिया हमने, वाटर से मॉइस्ट कर दिया। फिर हम देखेंगे लगभग कितने महीने बाद, 3 महीने बाद, ये सब प्रोसेस करके इसको पूरा कंप्लीट करके हम इसे 3 महीने बाद देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारा कंपोस्ट क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन, जितने भी हमारा जो ये डेड या फिर सीवेज था उसका डिकम्पोजिशन होके हमारे पास कंपोस्ट बन चुका है। दैट इज अ टाइप ऑफ मैन्योर, ऐसा कंपोस्ट जो रिच है न्यूट्रिएंट्स के अंदर और मिनरल्स के अंदर। ये हमारे पास प्रोसीजर हो गया कि किस तरीके से हम कंपोस्टिंग मेथड करते हैं, किस तरीके से कंपोस्ट बनाया जाता है। हुआ क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है वर्मी कंपोस्टिंग। आपको पता लग गया है कंपोस्टिंग का मतलब तो क्या है, और अभी पढ़ के आए हैं कि जो हमारा सीवेज है या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे हम क्या कर रहे हैं, सीवेज, चाहे वो ह्यूमन सीवेज हो, ह्यूमन फीसिस हो, एनिमल फीसिस हो, उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम कंपोस्टिंग का मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं कि कंपोस्टिंग का मतलब जस्ट क्या है, डीकंपोज करना विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डीकंपोजिंग ऑफ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है या जो भी सीवेज है विद द हेल्प ऑफ, कैसे, किसकी मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, है ना। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हो सकते हैं, वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, वो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन डिपेंडेंट माने एरोबिक, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट माने एनारोबिक, है ना। तो जब कंपोस्टिंग के आगे वर्मी लग जाता है तो लाइक आप वर्म से समझ पा रहे हो, वर्म, वर्म माने अर्थवॉर्म, है ना। जब हम अर्थवॉर्म छोड़ देंगे उसके अंदर ताकि वो डिकम्पोजिशन कर सके हमारे वेस्ट का, हमारे सीवेज का, हमारे स्लरी का, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वर्मी कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग प्रोसीजर व्हेन डन इन विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म, तब उसे क्या बोल देंगे हम, वर्मी कंपोस्टिंग। इसमें वही बात कही गई है, डिग्रेड कर रहे हैं ऑर्गेनिक वेस्ट का, किसकी मदद से, ऑब्वियसली अर्थवॉर्म की मदद से। ठीक है, अर्थवॉर्म इज फिजिकली एंड एरिएटर, क्रशर, मिक्सचर, केमिकली अ डिग्रेडर, बायोलॉजिकली अ स्टिमुलेटर ऑफ द डिकम्पोजिशन। अब देखो 3 वर्ड बोले हैं, क्या बोला है, फिजिकली।
फिजिकली अर्थवॉर्म को क्या क्या बोला गया? फिजिकली अर्थवॉर्म को बोला गया एरिएटर, है ना। वो क्या कर रहा है? एरिएटर, क्रशर, और थर्ड वर्ड इज द मिक्सचर। ये तीन नाम दिए गए किसको? अर्थवॉर्म को फिजिकली देखे तो। फिर नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? केमिकली। केमिकली अर्थवॉर्म को क्या नाम दिया गया? डिग्रेडर। है ना, ये केमिकली दिया गया। नेक्स्ट बायोलॉजिकली। बायोलॉजिकली हमने अर्थवॉर्म को क्या बोला? स्टिम्युलेटर। अब इनका मतलब समझते हैं किनका, है ना, कंफ्यूजन नहीं करें। फिजिकली आप नॉर्मली देख रहे हो कि हमारा अर्थवॉर्म आता है, बड़े बड़े ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उनको तोड़ रहा है, तो उनके बीच में गैप बन रहा है, तो एक तरीके से गैप बनेगा, उसमें एयर आएगी, तो एरिएटर होगा, एयर आएगी मतलब ऑक्सीजन आ रही है, मतलब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी बढ़ेगी? एरोबिक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी बढ़ेगी। तो फिजिकली उसने क्या काम किया? एरिएटर की तरह, क्रशर की तरह कैसे काम किया? उसने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या कर दिया? क्रश करके छोड़ दिया, है ना। बिल्कुल समझे? हुआ क्लियर? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बोला गया क्या? नेक्स्ट बोला गया मिक्सचर। मिक्सचर माने उसने क्या करा? मिक्स कर दिया है ना। कैसे? सारी चीजों को छोटा छोटा तोड़ के मिक्स कर दिया है। इसीलिए हमने फिजिकली अर्थवॉर्म को क्या क्या बोला? फिजिकली अर्थवॉर्म को पहला एरिएटर बोला, दूसरा क्रशर बोला, एंड द थर्ड वन इज द मिक्सचर। मिक्स कर रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिक छोटे छोटे में तोड़ के सॉइल के अंदर मिक्स करने में मदद कर रहा है ना। नेक्स्ट केमिकली आप क्या देखोगे? केमिकली वो क्या कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था उसको छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहा है, फिजिबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहा है। अभी ये जितनी जल्दी हमारे अर्थवॉर्म ने क्या करा? एक ऐसे बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, ठीक है, उस सीवेज के अंदर, उसको छोटे छोटे में तोड़ दिया, है ना। अब जो हमारे पास डिकम्पोजर थे या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उनको इस पहले क्या करना पड़ रहा था? इस बड़े को इस छोटे में कन्वर्ट करना पड़ रहा था, इस बड़े को इस छोटे में कन्वर्ट करना पड़ रहा था। तो अब क्या हो रहा है? वो बड़े को छोटे में ऑलरेडी कन्वर्टेड मिल रहा है, तो उतनी जल्दी अब वो प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन, उतनी जल्दी ही अब प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन होगा कि नहीं होगा? उतनी फास्ट होगा। तो इसीलिए केमिकली किसकी तरह काम करता है? हमारा डिग्रेडेटर की तरह काम करता है। कौन? अर्थवॉर्म। वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू जो कंपोस्ट बनने में स्पीड आ जाती है, मतलब अब कंपोस्ट और जल्दी तैयार हो जाता है और बढ़िया तैयार होता है। बायोलॉजिकली आप देखोगे स्टिमुलेटर, आपको पता है कि अभी क्या था? हमारे जो नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो आराम से पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर फर्दर अपना काम करके उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे ही हमारे अर्थवॉर्म ने इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, टूटते ही अपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो काम करेंगे और डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे। तो एक तरीके से हमारे अर्थवॉर्म ने किसका तरह काम किया? हमारे अर्थवॉर्म ने काम किया किसकी तरह? स्टिमुलेटर की तरह, क्योंकि उसने स्टिमुलेट कर दिया, उसने कहा तुम फटाफट से डिकम्पोज करो। तो इसीलिए वर्मी कंपोस्टिंग में हम अर्थवॉर्म का यूज करते हैं, और अर्थवॉर्म के बेसिकली फिजिकली भी आप देखोगे फंक्शन है उसका। फिजिकली वो एरिएटर की तरह काम कर रहा है, क्रशर की तरह काम कर रहा है, मिक्सर की तरह काम कर रहा है। केमिकली आप देख रहे हो वो डिग्रेड कर रहा है, इसलिए डिग्रेडर की तरह स्टिमुलेट कर रहा है एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस में, तो इसलिए स्टिमुलेटर बोलेंगे इसे। हुआ क्लियर? बिल्कुल डन। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट तरीके का मैन्योर इज द ग्रीन मैन्योर। हम अभी तक दो मैन्योर पढ़ चुके हैं, फार्म यील्ड मैन्योर एंड द कंपोस्ट, है ना। फार्म यील्ड मतलब आपके फार्म से जो भी वेस्ट निकल रहा है उसे हम डिकम्पोज करके मैन्योर के रूप में यूज करें, उसे बोला जाता है फार्म यील्ड मैन्योर, FYM।
सेकंड हमने पढ़ा कंपोस्टिंग मेथड, हमने देख लिया कि कैसे कंपोस्ट किया जाता है। फिर हमने उसी की एक मॉडिफिकेशन पढ़ी, दैट इज द वर्मी कंपोस्टिंग, जिसमें हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज द अर्थवर्म का यूज करते हैं, जो स्टिमुलेटर की तरह काम करता है बायोलॉजिकली, जो केमिकली काम करता है एज अ डिग्रेडेटर, और जो फिजिकली काम करता है एज अ मिक्सचर क्रशर, है ना। तो ये सब हम कंपोस्ट पढ़ चुके हैं। द थर्ड टाइप ऑफ मैन्योर इज द ग्रीन मैन्योर। नाम से पता चल रहा है, ग्रीन माने हरा, मैन्योर आपको पता ही है बायोलॉजिकल या फिर नेचुरल फर्टिलाइजर। तो ग्रीन मैन्योरिंग का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग और मल्चिंग बाय प्लफिंग एंड मिक्सिंग ऑफ ग्रीन क्रॉप्स ऑफ द सोइल, है ना। अब ये देखो आप कैसे मिक्सिंग ऑफ द ग्रीन क्रॉप्स विद द सोइल टू इंप्रूव फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सोइल फर्टिलिटी। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जो ग्रीन हमारे ग्रीन आपको पता है पौधे होते हैं, जो ग्रीन क्रॉप बनी उसको हमने क्या करा, उसी को, आपको प्लफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा है कि जो ट्रैक्टर होते हैं उसके पीछे लाइक पंजे टाइप होते हैं और ऐसे खोदते हैं, उसे बोला जाता है प्लफिंग, है ना। जब वो प्लफिंग विद द हेल्प ऑफ किसकी, ग्रीन प्लांट्स के साथ कर दी जाती है, तो बोले तो ग्रीन कुछ पौधे प्रेजेंट थे उनके साथ कर दिया गया, क्रश कर दिया गया, तो वो पौधे जाके उसमें मिल गए, एक तरीके से छोटे छोटे पार्ट में टूट गए, तो उनके न्यूट्रिएंट्स अब किसके अंदर आ गए, सोइल के अंदर आ गए। तो इस तरीके को बोला जाता है ग्रीन मैन्योर, ठीक है। ग्रीन मैन्योर से हमें क्या क्या चीजें मिलती है सोइल को, एक तो मिलता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर, है ना। क्या मिल रहा है, और मिल रहा है ऑर्गेनिक मैटर, क्या मिल रहा है, ऑर्गेनिक मैटर। साथ के साथ आप क्या देख पा रहे हो कि जो सोइल की हेल्थ है वो भी इंप्रूव हो रही है ना। क्या मिला, सबसे पहली चीज मिली नाइट्रोजन फॉस्फोरस, दूसरी चीज मिली ऑर्गेनिक मैटर मिला, जिसके कारण सेल की हाइड्रेशन, एरिएशन और स्ट्रक्चर क्या हो गई है, इंप्रूव हो गई है। सेल नहीं, सोइल क्या हो गई है, अब और भी ज्यादा फर्टाइल हो गई है, ठीक है। अब और भी ज्यादा क्या हो गई है, फर्टाइल हो रखी है। अब जैसे ही हमने क्या करा, ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया या ग्रीन मैन्योर के कारण, अब जो सेल का बहाव था, मतलब इट्स नॉट सेल, इट्स सोइल, जो मिट्टी थी अब वो नहीं कटेगी। अब जैसे बारिश होगी तो उतने ज्यादा, आपको पता है रूट्स होते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स होंगे, जितने ज्यादा ग्रीन प्लांट्स होंगे। अब आपने देखा होगा बेसिकली आपके जो फार्म यार्ड्स होते हैं उनके चारों ओर, मान लो अंदर का आपको मेन जो क्रॉप उगानी है वो उगाओगे, बाहर की तरफ ऐसे ग्रीनरी होती है, वो क्यों होती है, वो इसलिए की जाती है क्योंकि आपको पता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर होते हैं रूट्स, है ना। वो रूट्स क्या करते हैं, रूट्स मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो जैसे ही बारिश आएगी तो अब ये मिट्टी नहीं बहेगी, इसीलिए हम ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो ये हमारी सॉइल को नाइट्रोजन फॉस्फोरस दे रहा है, दूसरा ऑर्गेनिक मैटर दे रहा है, जिसके कारण हमारे पास जो सेल का स्ट्रक्चर है, सोइल का जो स्ट्रक्चर है वो इंप्रूव हो रहा है, सोइल की कंडीशन, सोइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो रही है। और साथ ही साथ ये इरोजन से, या फिर इरोजन का मतलब कटाव, है ना, कटाव से या फिर जो बह रही है मिट्टी, उससे क्या कर रहा है, हमारी सोइल को बचा रहा है। हुआ क्लियर, है ना। उसी तरह स्पेशली ग्रीन मैन्योर्स आर जनरली क्विक ग्रोइंग लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, है ना। ग्रीन मैन्योर्स मतलब सीधी सी बात है, कोई प्लांट होगा तो अपने साथ अपनी मिट्टी को पकड़ के रखेगा, तो उसे बहने नहीं देगा, उस मिट्टी का क्या कटाव या फिर बहाव नहीं होने देगा, वो मिट्टी वहीं रहेगी, तो मतलब उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स वहीं रहेंगे, तो अब हमारे प्लांट्स ग्रो करेंगे तो उन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकेंगे, ठीक है, समझ गए। अब कुछ ग्रीन मैन्योर प्लांट्स कौन कौन से हैं, दैट इज द ढिंचा, ठीक है, दैट इज द सनहैम, क्लस्टर बीन, काउपी, लेंटिल या फिर मसूर बोलते हैं, या फिर इजिप्टियन क्लोवर। मेजरली ग्रीन मैन्योर के अंदर क्या आते हैं, मेनली कौन से प्लांट आते हैं, दैट इज द लेग्यूमिनस प्लांट, याद रखना है, मेजरली यही प्लांट्स आते हैं किसके अंदर, ग्रीन मैन्योर के अंदर। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो खुद तो उगते हैं, लेकिन अपनी सोइल को भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। हुआ क्लियर। इसीलिए हम कहते हैं ग्रीनरी, या फिर जितनी ज्यादा ग्रीनरी होगी उतनी कम सोइल इरोजन देखने को मिलेगा। लोग क्या करते हैं कि अपनी आजकल इधर जो उगे हुए पेड़ होते थे बाउंड्री पे, यू सोच रहे हैं कि इसने इतनी जगह कवर कर रखी है,
तो इसको काट के हम अपनी जगह बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आज है लेकिन कल ना कल बारिश की प्रेजेंस में या फिर तेज हवा के कारण वो मिट्टी उड़ जाएगी, वो जो न्यूट्रिएंट्स जो उस मिट्टी के अंदर थे वो उड़ जाएंगे, तो फिर हमारी सॉइल क्या बन जाएगी? इनफर्टाइल बन जाएगी। तो बेसिक ग्रीन मैन्योर में इन ग्रीन प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो समझे, अब हमें पेड़ नहीं काटने हैं, किधर? खेतों वाले भी। हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट होते हैं, देखते हैं आप ग्रीन मैन्योर ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो क्या फील्ड में लगभग 6 से 8 हफ्ते के लिए उगाई जाती है। अब जैसे कि मैंने कोई मेरी फसल उगाई, ठीक है, अब मैं उनको कहाँ बेचने जा रही हूँ? मार्केट में। तब तक मैं अपने ग्रीन मैन्योर प्लांट्स उगा सकती हूँ, जिसके कारण मेरी सोइल वापस से क्या हो जाएगी? रिप्लेनिश हो जाएगी। हुआ क्लियर? समझे? तो वही बात बोली गई है, इसको लगभग 6 से 8 हफ्ते चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, पर्टिकुलर किसको? ग्रीन मैन्योर प्लांट्स को, ठीक है। तब तक जिसके अंदर इसकी फ्लावरिंग स्टेज भी आ जाती है। इस पीरियड के अंदर आप देखोगे कि प्लांट शुड बी कंप्लीटली डिकम्पोज before sowing of next crop. Generally, the crops which require high nutrient input are raised in a green manure field. ज्यादातर आप देखोगे कि हमेशा ये फार्मर्स क्या होते हैं, वो इस मेथड को अपने इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जैसे कि कोई क्रॉप है जिसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन हमारी सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं है, तो पहले क्या किया जाता है? पहले मानो कोई क्या थी, कोई क्रॉप थी, उसको क्या कर लिया गया? उसको कर लिया गया हार्वेस्ट। तो अब जो हमारे पास हमारा जो फार्म है, हमारा जो खेत है, उसके अंदर हम क्या करते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट या फिर हम कह सकते हैं ग्रीन मैन्योर प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं। उस ग्रीन मैन्योर प्लांट अब वो क्या करेगा? सोइल के अंदर मिनरल्स की मात्रा बढ़ा देगा। जितने ज्यादा मिनरल्स होंगे उतनी ज्यादा हमारी नेक्स्ट क्रॉप की क्या होगी? प्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट क्रॉप की यील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। हुआ क्लियर? तो इस तरीके से हम ग्रीन मैन्योर का यूज करते हैं फॉर द इंक्रीजिंग द यील्ड और फॉर इंप्रूविंग द यील्ड ऑफ द फील्ड, ठीक है, यील्ड ऑफ द फील्ड की यील्ड को बढ़ाने में हम ग्रीन मैन्योर का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये थे मैन्योर्स, है ना। हमने क्या पढ़े? मैन्योर्स। मैन्योर्स क्या होते हैं? नेचुरल फर्टिलाइजर्स। अब हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर भी क्या मेन पता है आपको? इसका काम क्या होता है? प्लांट को मतलब सोइल को फर्टिलाइजर मतलब सोइल को फर्टाइल बनाना, सोइल को उपजाऊ बनाना। हुआ क्लियर? सोइल को क्या कर रहे हैं? उपजाऊ बना रहे हैं। पर्टिकुलरली फर्टिलाइजर्स क्या है? फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। ये डायरेक्ट केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स नहीं है। ये नेचुरली या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस से प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो अब आपको पता है केमिकल है तो पर्टिकुलरली कौन कौन से एलिमेंट कंटेन करते हैं, ये याद रख रहे हैं। एनपीके, एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, के मतलब पोटेशियम। मेनली हमारे फर्टिलाइजर ये 3 न्यूट्रिएंट्स तो कंटेन करते ही करते हैं। हुआ क्लियर? जबकि आपने देखा था कि हमारे मैन्योर्स लार्ज वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं, है ना, बजाय कि फर्टिलाइजर सिर्फ 3 को करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ। आपको पता है हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये क्या होती है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब ग्रोथ के लिए चाहिए। ग्रोथ के लिए चाहिए तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम इन फर्टिलाइजर्स का यूज कहाँ कर सकते हैं? जब हमें प्लांट की ग्रोथ में इंक्रीमेंट चाहिए। हुआ क्लियर? अब हम देखते हैं फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। आपको पता है फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल प्रोडक्ट्स। केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, लेबोरेटरीज में या फिर कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या होंगे? ये क्या होंगे? एक्सपेंसिव होंगे। इसका मतलब इसके कारण अब कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूस या फिर अब जो
हमारा किसान सामान खरीदेगा, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो अब वो उसकी रिक्वायरमेंट, अब वो क्या सोचेगा, अगर मैं मेरी इनपुट चीजें ज्यादा दे रहा हूँ, ज्यादा पैसे अगर मेरे को मेरी फार्म से यील्ड बनाने में लग रहे हैं, तो उसका मेन एम होगा कि अब उसकी यील्ड पहले से भी ज्यादा हो, ताकि उसकी जो भी उसने पैसे लगाए हैं वो पूरे हो सके। बिल्कुल। अब आपको पता है फर्टिलाइजर डायरेक्ट केमिकल है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर होता है, तो इसका मतलब ये एक्सपेंसिव होगा, है ना। ये बेसिक सी बात है। कंप्लीट फर्टिलाइजर, देखो फिर आते हैं फर्टिलाइजर को हम क्लासिफाई करते हैं, एक होता है कंप्लीट फर्टिलाइजर, दूसरा होता है, क्या होता है दूसरा, इनकम्प्लीट। ठीक है, कंप्लीट फर्टिलाइजर ऐसा फर्टिलाइजर होता है जिसके अंदर वो तीनों के तीनों एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज NPK। ठीक है, ये क्या होते हैं, तीनों के तीनों प्रेजेंट होते हैं। केमिकली दे में बी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आपने देखा फर्टिलाइजर का मेनली क्या काम होता है, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं सोइल को, है ना, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। पर्टिकुलरली जो कंप्लीट फर्टिलाइजर होते हैं उनके अंदर ये तीनों तो होंगे ही होंगे, साथ में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। हुआ क्लियर। इनऑर्गेनिक जैसे कि आपने देख लिया सोडियम पोटेशियम इन द फॉर्म ऑफ जैसे सल्फेट वगैरह, ऑर्गेनिक आप देखते हो यूरिया। हुआ क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के टाइप्स, ऐसे फर्टिलाइजर जिसके अंदर मेनली नाइट्रोजन कंपाउंड देखने को मिले उन्हें बोल देते हैं हम नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। अब आपको पता है नाइट्रोजन क्या है, एक तरीके का माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, एक तरीके का माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अब नाइट्रोजन किस किस के अंदर होता है, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, यूरिया का फॉर्मूला हो गया ये। अमोनियम सल्फेट के अंदर होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के अंदर होता है। तो वो कंपाउंड जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, वो कंपाउंड जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं वो एज अ फर्टिलाइजर यूज करवाना क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। बजाय कि ऐसे कंपाउंड्स जो फॉस्फोरस नाम का एलिमेंट ज्यादा कंटेन करें, तो उन्हें क्या बोल देते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। ठीक है, उन्हें क्या बोल देते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। एग्जांपल है डाई कैल्शियम फॉस्फेट है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, ट्रिपल शुगर फॉस्फेट है। उसी तरह नेक्स्ट हमने पढ़ेंगे पोटेशिक फर्टिलाइजर। ऐसे फर्टिलाइजर या फिर ऐसे केमिकल्स जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो, पोटेशियम या फिर पोटेशियम के कंपाउंड्स हो, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। ऐसे फर्टिलाइजर जिसके अंदर एक से ज्यादा तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिले, बोले तो जिसके अंदर नाइट्रोजन भी मिल रहा है, फास्फोरस भी मिल रहा है, पोटेशियम भी मिल रहा है, या फिर दो एक से ज्यादा मिल रहे हैं, या फिर इनमें क्या था सिर्फ नाइट्रोजन मिल रहा है, इसमें क्या है सिर्फ पोटेशियम मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है सिर्फ फास्फोरस मिल रहा है। बजाय कॉम्प्लेक्स माने चीजों को कठिन करना मतलब अब एक एक फर्टिलाइजर एक एक न्यूट्रिएंट कंटेन नहीं करता, अब ये मिक्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कंटेन, मिक्स ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, इसीलिए हमने इन फर्टिलाइजर्स को किसमें क्लासिफाई किया, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में। हुआ क्लियर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस। आपको पता है मैन्योर एक नेचुरल फिनोमिना से बनता है, केमिकल एक जो बजाय की जो फर्टिलाइजर है वो केमिकली प्रिपेयर किया जाता है। मैन्योर क्या होता है, बायोलॉजिकली प्रिपेयर्ड है तो उसकी इतनी कॉस्ट नहीं होगी, बजाय की फर्टिलाइजर आपको पता है आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है तो वो क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं मैन्योर। मैन्योर क्या है आपको पता है, नेचुरल सब्सटेंस। किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, बेसिक डीकंपोजिशन ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, सीवेज, है ना। हुआ क्लियर। ये क्या है, मैन्योर है। फर्टिलाइजर क्या है, एक मैन मेड चीज है, मैन मेड सब्सटेंस है जिसके अंदर दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, मैन्योर क्या है, थोड़ी अमाउंट में क्या करता है, ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस कम अमाउंट में कंटेन करता है। बजाय कि आप देखोगे कि हमारे पास जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम होता है। मैन्योर का काम क्या होता है, मैन्योर जो सोइल के अंदर ज्यादा क्या ऐड करता है, ऑर्गेनिक मैटर। उस ऑर्गेनिक मैटर का नाम हमने पढ़ा था ह्यूमस। ह्यूमस का क्या काम था, ह्यूमस क्या करता है, सैंडी सोइल में वाटर को होल्ड करके रखेगा।
लेकिन अगर वही सोइल क्लेई होगी, क्लेई सोइल होगी, तो उसमें क्या करेगा, वो वाटर की ड्रेनेज करेगा, ड्रेनेज ऑफ वाटर, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी है। ठीक है, बजाय कि फर्टिलाइजर डू नॉट एड ह्यूमस, फर्टिलाइजर कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि हमारा मैन्योर कर रहा है वैसा कोई ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड नहीं करता। कौन? फर्टिलाइजर। जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स मैन्योर प्रोवाइड करता है किसको? हमारी सोइल को, उसे प्लांट स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वो सोल्यूबल भी नहीं होते वाटर में। न्यूट्रिएंट एग्जिस्ट लॉक्ड इनसाइड द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द ह्यूमस। क्यों वो ज्यादा वाटर सोल्यूबल नहीं होते, क्यों वो स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं? क्योंकि हमने कहा कि मैन्योर के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उसी ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर फंसा हुआ होता है हमारा रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट, है ना। बजाय कि आप देखोगे ये ज्यादा सोल्यूबल है वाटर में, ये फर्टिलाइजर इज रेडिली एब्जॉर्ब बाय द क्रॉप इन प्लांट्स, मतलब रेडिली मतलब बहुत फास्टली एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको पता है कोई ऑर्गेनिक मैटर या फिर कोई ह्यूमस उसको कवर करने के लिए नहीं है, तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होती है सॉइल के द्वारा, किसके प्रेजेंस में? फर्टिलाइजर की प्रेजेंस में डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं फटाफट से। हुआ क्लियर? मैन्योर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब हमने पढ़ा है अभी फर्टिलाइजर्स को हमने क्लासिफाई किया है कि नाइट्रोजन कंटेन करने वाले नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, पोटेशियम कंटेन वाले पोटेशिक फर्टिलाइजर्स, है ना। तो फर्टिलाइजर्स आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, वेयरएज मैन्योर्स आर नॉट, है ना। मैन्योर्स के अंदर ऐसी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। मैन्योर क्या होता है? बल्कि होता है, इनकन्वीनियंट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट और हैंडल। आपको पता है मैन्योर हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनता है, वो बहुत हमें क्या मैंने बताया था कि मैन्योर के अंदर और पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन हम न्यूट्रिएंट की मात्रा कम होती है तो हम क्या करते हैं, मैन्योर की अमाउंट, यूज का अमाउंट क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब आपको पता है मैन्योर एक तरीके से बल्कि सब्सटेंस है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी दिक्कत आएगी, उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी दिक्कत आएगी, उसको हैंडल करने में भी इनकन्वीनियंसी फील होगी। बजाय कि फर्टिलाइजर आपने देखा होगा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स आते हैं, वो क्या होते हैं, डायरेक्ट उनके अंदर वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है, तो वो न्यूट्रिएंट रेडिली एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब फर्टिलाइजर क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, इजी टू स्टोर, इजी टू ट्रांसपोर्ट, है ना। मैन्योर क्या होता है, चीप होता है, हम खुद भी बना सकते हैं, घर पे भी बनाया जा सकता है, जबकि फर्टिलाइजर क्या होता है, कॉस्टली होता है, सिर्फ फैक्ट्रीज में ही प्रिपेयर होता है। हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट, बायो फर्टिलाइजर, ऐसे फर्टिलाइजर जो क्या है, ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स विच एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, है ना। बायो फर्टिलाइजर मतलब एक ऑर्गेनिज्म हमने हमारी सॉइल पे छोड़ दिया, तो उसकी वजह से अगर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी में इंप्रूवमेंट हो, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो, तो वो बायो फर्टिलाइजर कहलाता है। हुआ क्लियर? चलिए, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग हो सकते हैं, पर्टिकुलरली पल्सेस, लेग्यूम्स, ऑयल सीड्स, इनके लिए जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिन्यू कर रहे हैं, नॉन पोल्यूटेंट सोर्स है प्लांट न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करने के लिए। देखो मैंने बताया बायो फर्टिलाइजर क्या है, एक तरीके का कोई भी कीड़ा है, ठीक है, मैंने उसे हमारी सोइल पे छोड़ दिया है, उसकी प्रेजेंस के कारण अब वो अपना डाइजेशन कर रहा है, जो भी प्रोसेस कर रहा है, अपनी लाइफ प्रोसेस कर रहा है, उसके कारण वो कुछ न्यूट्रिएंट छोड़ रहा है, उसके एक्सक्रीटा के कारण या उसकी सिक्रीशंस के कारण हमारी सोइल क्या हो रही है, पहले के मुकाबले ज्यादा फर्टाइल हो रही है। तो आपने देखा कि ये बहुत अच्छा नॉन पोल्यूशन वाला, नॉन वायलेंट वाला, नॉन हेडेक वाला प्रोसीजर है, जिसके कारण हम सोइल की रिप्लेनिशमेंट कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ा पा रहे हैं। तो वही बात कही गई है कि बायो फर्टिलाइजर क्या कर रहे हैं, रिन्यू मतलब रिप्लेनिश,
रिप्लेनिश कर रहे हैं, वापस से नए न्यूट्रिएंट्स डाले जा रहे हैं। नॉन पोल्यूटेंट सोर्स है किस चीज का, हमारे सोइल को वापस से उपजाऊ बनाने का, हमारे सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी थी उनको वापस प्रोवाइड करने का। तो हम इन्हें एज अ अल्टरनेटिव मतलब अदर ऑप्शन ले सकते हैं, अदर एंड द बेटर वन ऑप्शन लिया जा सकता है इन कंपैरिजन टू द केमिकल फर्टिलाइजर। किनको, बायो फर्टिलाइजर्स को। अब आपने देखा कि जो इनका काम क्या होता है, ये नाइट्रोजन भी सप्लाई करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं स्पेशली, जो क्या होते हैं सिम्बायोटिक या फिर नॉन सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक पहले देखते हैं, सिम मतलब साथ में, बायोटिक मतलब जीवन, है ना। अब एक के साथ एक ऑर्गेनिज्म मिलके रह रहे हैं, वो एक दूसरे के बिना नहीं काम चल पाए, उनका सिम्बायोसिस कहलाता है। उसको उससे फायदा हो रहा है, उसको उससे फायदा हो रहा है। बिल्कुल जैसा कि हम सबसे कॉमन एग्जांपल देखते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन का, एक होती है फंगस, दिस इज द फंगस एंड दिस इज द एल्गी। फंगस क्या कर रही है, हमारे एल्गी को प्रोटेक्शन दे रही है, और एल्गी क्या कर रही है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है फंगस को। ये क्या है, एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशन, समझे। ये क्या है, एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशन, है ना। तो कुछ एक नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं जो क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन के रूप में भी रहते हैं और नॉन सिम्बायोटिक रिलेशन के रूप में भी रहते हैं। कुछ दो इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर हैं जिसका नाम क्या है, राइजोबियम कल्चर और ब्लू ग्रीन एल्गा। ये यूज किए जा रहे हैं आज के दिन एज अ फॉर्म ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, समझे, एज अ फॉर्म ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स इन्हें हम फार्म में यूज करते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। वही जो मैंने बताया, फंगस और एल्गा का मिलके एक दूसरे के साथ जीवन बिताना क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और पर्टिकुलरली फंगस का और एल्गा का क्या कहलाता है, माइक्रोराइजा मतलब एसोसिएशन, मतलब साथ में या फिर जुड़ा हुआ, किसका, कुछ फंगस का, किसके साथ, रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ। जब कोई भी प्लांट के जो रूट्स हैं उसमें हमारे पास फंगस जुड़ जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोराइजा बोला जाता है। माइक्रोराइजा क्या कर रहा है, वाटर और न्यूट्रिएंट के अपटेक को बढ़ा रहा है, ठीक है। वाटर और न्यूट्रिएंट के अपटेक बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, जो बेसिक न्यूट्रिएंट के कारण क्या होती है, ग्रोथ होती है। कौन से न्यूट्रिएंट के कारण, पर्टिकुलरली कौन रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, कौन सा टाइप का न्यूट्रिएंट मेजरली रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए, दैट इज मैक्रो या माइक्रो, या दैट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो इसके कारण अब क्या होगी, ग्रोथ में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी, इसके कारण माइक्रोराइजा के कारण, पर्टिकुलरली जब फंगस प्रेजेंट है रूट ऑफ द प्लांट के तब, ठीक है। नेक्स्ट होता है इरिगेशन। मिनरल रेप्लेनिशमेंट हम खत्म कर चुके हैं, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन। इरिगेट करना मतलब वाटर सप्लाई, ठीक है, रिक्वायर्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना, ठीक है। पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट को अलग अलग तरीके से हम उसकी वाटर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं और फुलफिल कर रहे हैं, बोले तो वाटर सप्लाई इज नोन एज इरिगेशन। वाटर सप्लाई के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, हम कैनाल्स के थ्रू, वेल्स के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर का भी बहुत बड़ा रोल है, किसमें, टोटल वाटर के रिसोर्स में, है ना। आपको पता है ग्राउंड वाटर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ इरिगेशन। क्यों, क्योंकि बहुत जगह हमें जब कोई वाटर का सोर्स नहीं होता, ग्राउंड वाटर को इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबवेल वगैरह अदर चीजें हम यूज करते हैं, कैसे, एज अ फॉर्म ऑफ इरिगेशन। आपको पता है ग्राउंड वाटर का हम यूज करे जा रहे हैं, कभी ना कभी आके ग्राउंड वाटर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उस ग्राउंड वाटर को मेंटेन कौन करती है, हमारी बारिश आती है, वो जमीन में एब्सॉर्ब होती है, वापस जमीन के अंदर का पानी का लेवल बढ़ जाता है, ग्राउंड वाटर टेबल वाज इंक्रीज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेन, क्या बोल रहे, रेन, ओके। बारिश आती है, पानी ऊपर से नीचे आता है, फिर वो जमीन में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो नेट ग्राउंड वाटर का
इंक्रीमेंट देखने को मिलता है ना। उसी के कारण हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो बार बार रिप्लेनिश होता रहता है। किसके कारण? दैट इज द रेन। आप देखोगे लगभग 45% जो क्रॉप एरिया है हमारी अर्थ पे वो किसके थ्रू होता है? वो रेन फेड एग्रीकल्चर, मतलब बारिश के ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंडेंट ओनली ऑन द रेन। अगर बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। और कितनी बारिश चाहिए होती है। अब आपको पता है रेन फेड, अब हमारा नेचर, हमारे नेचुरल क्लाइमेट बहुत वेरी कर रहा है। हमारा वेदर फोरकास्ट भी इवन ये नहीं बता पाता कि नेचुरल की बारिश कब आएगी कब नहीं। तो अब हमारे जो हमारी बेसिक जो रूटीन साइकिल थी हमारी किसकी? एनवायरमेंट की, बारिश की, अब वो कंप्लीटली क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। मानते हो आप सब लोग? तो इसका मतलब हम कंप्लीटली डिपेंडेंट, लगभग 45% ऑफ द क्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, ऑन द रेन। लेकिन अगर रेन ही दिक्कत कर जाए, क्या पता रेन आए ना। अगर रेन बहुत ज्यादा आएगी तो वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसके कारण क्या हो सकती है? फ्लड हो सकती है। या फिर अगर रेन बहुत कम आई तो वाटर क्या होगा? कम होगा तो उसके कारण क्या होगी? ड्रॉट माने सूखा पड़ जाएगा। तो रेन की अगर प्रॉपर अमाउंट आती है तभी हमारी यील्ड बढ़ती है, तभी हमारी यील्ड अच्छी होती है। तो अगर वो ज्यादा आ जाती है तो भी नुकसान करती है, कम आ जाती है तो भी नुकसान करती है। हुआ क्लियर? तो रेन फेड जो एग्रीकल्चर है उसके ये क्या है? डिसएडवांटेज है कि अगर रेन कम होगी तो इट कैन कॉज ड्रॉट, और इफ रेन इज मोर देन इट कैन कॉज इवन फ्लड टू। ठीक, हुआ क्लियर? चलिए, एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। एग्रीकल्चर के अंदर जो हम क्या करते हैं, इरिगेशन के क्या क्या एडवांटेज है ये बात है। अब आपको पता है हम हमारी क्रॉप को क्या करते हैं, क्या देते हैं? फ्रेश वाटर देते हैं। वाटर से आपको पता है कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है प्लांट को? दैट इज हाइड्रोजन। तो इसका मतलब बेसिक एक तो हमें पता लग गया है कि क्या एडवांटेज है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है प्लांट को, दैट इज नाइट्रोजन। ठीक है, हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? अब आपको पता है ये एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। वैसे ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? एयर से, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से भी मिलता है। और ये दोनों के दोनों क्या है? असेंशियल न्यूट्रिएंट है। किसके लिए? प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की बॉडी के लिए। तो अब आपको पता है, नेक्स्ट हम बोलते हैं, पहली चीज हमने ये बोले कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इरिगेशन का हम यूज करते हैं क्योंकि ये क्या करता है? बेसिकली मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि जैसे ही सीड को पता लग जाए कि हाँ अब इसका फेवरेबल टाइम आ चुका है तो वो हैच हो जाता है और उसमें से प्लांट ग्रो होना शुरू कर देता है। तो वही इरिगेशन के कारण क्या होता है? प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड होता है जिसके कारण सीड क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, जिसके कारण सीड जर्मिनेशन में हेल्प होती है। ठीक है, अब आपको पता है इरिगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। क्यों इरिगेशन का? इसीलिए इंपॉर्टेंट यूज है, जितना इरिगेशन होगा प्रॉपर उतनी ज्यादा क्रॉप प्लांट्स ज्यादा होंगी, जितनी क्रॉप प्लांट्स ज्यादा होगी उतनी सोइल एरोड होने से बच जाएगी। दिस इज बिकॉज रूट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स फेल टू डेवलप एंड इलोंगेट इन ड्राई सॉइल। बेसिक आपको पता है, चाहे वो रूट हो या फिर वो शूट हो या स्टेम हो, उसको वाटर चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, है ना। जैसे ही इफ हमारी सोइल क्या होगी, वाटर की मात्रा कम होगी, या फिर हम इरिगेशन नहीं करेंगे, या फिर हमारी जो सोइल होगी वो क्या होगी? ड्राई होगी, तो हमारे पास ये सब चीजें होने के कारण हमारे पास ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी। ग्रोथ का हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली एरियल ब्रांचेस के अंदर इंक्रीमेंट देख सकते हैं। इरिगेशन के कारण वाटर देंगे तो हमारे पास ब्रांचेस भी ज्यादा देखने को मिलेगी, रूट्स भी ज्यादा देखने को मिलेगी। अब आपको पता है इरिगेशन का मेन यूज, अब आपको पता है बेसिकली हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से लेते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स? सोइल से।
अब नॉर्मल सॉइल है, क्या उससे एकदम उसके पास में न्यूट्रिएंट ऐसे अब ले लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो वाटर के इनटेक की मदद से, मतलब जैसे वो रूट्स क्या होती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, उसी समय वो मिनरल्स को ले पाती है। तो वही बात है, इरिगेशन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। तो हमें इरिगेशन न्यूट्रिएंट एलिमेंट के एब्जॉर्प्शन के लिए भी जरूरी है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट, कुछ अदर एडवांटेजेस हैं किसके? इरिगेशन के। जैसे ही हम क्या करते हैं, इरिगेशन का मतलब क्या हो गया? वाटर की सप्लाई। वाटर की सप्लाई कौन कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। अब आपको पता है लगभग 45% जो पॉपुलेशन है वो कैसी थी? रेन फेड एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही थी। तो आपको पता है रेन फेड है, नेचर वेरी करता रहता है, तो हमारे पास क्रॉप की ये नेट यील्ड क्या हो रही है, इसके कारण कम हो रही है। जैसे ही हम इरिगेशन करते हैं, हम खुद पानी देना शुरू करते हैं, तो हमें पता है किस प्लांट को कितना, कि हमारी इस फील्ड को, हमारे इस क्रॉप यील्ड को इतना बनाने के लिए हमें कितने पानी की रिक्वायरमेंट है। तो इससे हम, हमारी डिपेंडेंस किसके ऊपर? रेन के ऊपर क्या हो गई है? कम हो गई है। किसके कारण? इरिगेशन के कारण। इरिगेशन के अंदर हम क्या करते हैं? रिवर से छोटी छोटी, ये मानो कोई रिवर जा रही है, उससे हमने छोटी छोटी स्लिट्स निकाल के क्या करते हैं? हमारी सोइल को वाटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इरिगेशन के साथ कल्टीवेशन भी हो सकती है। ठीक है, इरिगेशन मतलब आपने जैसे ही पानी लिया, वाटर सप्लाई करी और साथ ही साथ क्या करा? कल्टीवेट कर दिया। कल्टीवेट मतलब सीड को ग्रो कर दिया। हुआ क्लियर? ठीक है, डेजर्ट एरिया में अब आपको पता है बहुत से सूखे एरियाज होते हैं, वहां आपको पता है रेनफॉल तो है ही नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि उधर कोई भी प्लांट नहीं होगा। लेकिन हम अगर आर्टिफिशियली उधर वाटर पहुंचा देते हैं तो हमें प्लांट भी देखने को मिलेंगे, उधर प्लांट भी ग्रो करेंगे। तो इसका मतलब डेजर्ट एरियाज में भी हम क्या कर सकते हैं? इरिगेशन की मदद से सोइल को फर्टाइल बना के उसके अंदर हम ग्रोथ देख सकते हैं। किसकी? प्लांट की। Next, modern multi-purpose dams not only provide water for irrigation but also helps to control flood. आपको पता है डैम्स का यूज हम किस चीज के लिए करते हैं? डैम्स का यूज मेनली हमने अभी तक पढ़ा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, किसके लिए? फ्लड को कंट्रोल करने के लिए और वाटर की मूवमेंट के लिए, है ना। अगर मान लो आपने देखा है कि डैम बने हुए थे हर रिवर पे, तो क्या होता है जैसे ही ओवरफ्लो आने लगता है रिवर का, तो डैम क्या हो जाते हैं? खोल देते हैं, अपनी डायरेक्शन वाटर की चेंज कर देते हैं, जिसके कारण उस फ्लो को कम किया जा सकता है। तो ये डैम्स का भी यूज है। डैम्स का यूज इरिगेशन में भी होता है, डैम्स का यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में भी होता है, फ्लड से बचाने में भी होता है। ऐसे फैक्टर जो कंट्रोल करते हैं इरिगेशन को। इरिगेशन मेजरली आप देखोगे किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? क्रॉप प्लांट के ऊपर, कि कैसे तरीके का प्लांट है, कि उस प्लांट को पानी की मात्रा कितनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, ये डिपेंड करता है। पर्टिकुलरली सोइल के ऊपर डिपेंड करता है। क्या पता सोइल में क्या है? सोइल क्या है? डेजर्ट वाली सोइल है या फिर क्ले सोइल है, सैंडी है या क्ले है। सैंडी में वाटर की मात्रा ज्यादा चाहिए, क्ले में वाटर की मात्रा लगभग नहीं चाहिए, है ना। तो क्रॉप बेस्ड इरिगेशन, सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉप बेस्ड इरिगेशन। वाटर रिक्वायरमेंट जो क्रॉप होती है अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि किसी क्रॉप को वाटर ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। जैसे कि आप देखोगे हमारे पास पैडी क्रॉप और द राइस क्रॉप को बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर चाहिए, स्टैंडिंग वाटर चाहिए। आप देखोगे जनरली आपके जो चावलों वाले खेत होते हैं उनके अंदर ऐसे पानी भरा हुआ होता है, फिर उसके अंदर थोड़े थोड़े से उगते हुए दिखते हैं। तो मतलब उन्हें क्या चाहिए होता है? लगभग स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है। इसका मतलब उनको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत बहुत ज्यादा है। जबकि आप देखोगे दूसरी तरफ आपकी गेहूं, आपका चना, आपकी कॉटन, उन सभी को इतना पानी नहीं चाहिए होता है, उन सभी को इतना पानी नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने देखा कि इरिगेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? भाई हम कितना इरिगेशन
करना है, हमें कितनी वाटर सप्लाई देनी है, हमें ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ सबसे पहले खुद प्लांट के ऊपर, खुद उस क्रॉप के ऊपर कि उस क्रॉप को कितनी वाटर रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी इरिगेशन। हुआ क्लियर? चलिए, ये तो हो गया हमारे पास क्रॉप बेस्ड इरिगेशन, है ना। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, सोइल बेस्ड इरिगेशन। अब मैंने आपको बताया अगर हमारी सोइल के अंदर ही वाटर की मात्रा कम है तो हमें बाहर से वाटर की मात्रा ज्यादा चाहिए होगी, तो हमें इरिगेशन अच्छे से बढ़िया करना पड़ेगा। लेकिन इफ अगर हमारे सोइल के अंदर इनफ वाटर है तो हमें इरिगेशन की जरूरत उतनी नहीं होगी। तो वही बात है, इरिगेशन किसके, सोइल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सोइल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से सैंडी ऑयल को इरिगेशन की बार बार जरूरत पड़ेगी, जबकि आप देखोगे कि क्ले सॉइल में कम जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्ले सॉइल में कम जरूरत पड़ेगी। सैंडी सॉइल क्या होती है, सैंडी सॉइल को हमें ज्यादा इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो हाईली पोरस होती है, हाईली परमीएबल होती है, तो उससे वाटर क्या हो जाता है, वाटर ट्रांसपीरेट हो जाता है, वाटर उड़ जाता है, वाटर चला जाता है। जबकि आप क्ले देखोगे उसको, उसके वो क्या करती है, वो वाटर को होल्ड करके रखती है, तो उसे पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सैंडी सॉइल की रिटेनिंग मतलब बचा कर रखना, ठीक है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल की क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। इसीलिए अगर कोई भी क्रॉप सैंडी सॉइल में उगेगी तो उसे बार बार पानी चाहिए होगा, क्योंकि जो पानी हम देंगे वो उस पोरस स्ट्रक्चर्स के थ्रू चला जाएगा, ठीक है। जबकि आप देखोगे कि क्ले सॉइल के अंदर जो भी क्रॉप उगेगी उसे इरिगेशन की कम जरूरत होगी, क्योंकि वो क्या है, उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वो वाटर को प्रेसिस्ट मतलब बचा कर रखती है लंबे समय तक, ठीक है। हुआ क्लियर? ये हमने पढ़ लिया। अब अलग अलग तरीके के इरिगेशन सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कनाल सिस्टम। कनाल सिस्टम में क्या आता है, ह्यूमन के द्वारा ऐसी गलियां सी बनाई गई, दिस आर नोन एज ह्यूमन मेड कैनाल्स, जिससे एक मेन बड़ा रिजर्वर, मान लो नदी जा रही है, उससे हम पानी लेते हैं और आगे आगे ट्रांसफर कर देते हैं। सबसे पहले मेन रिवर से हमने एक बड़ी ब्रांच निकाली, मेन कैनाल, है ना, फिर उससे हमने छोटी छोटी कैनाल्स निकाल दी, फिर उन छोटी छोटी कैनाल से भी हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हुआ क्लियर? ये सब क्या हो गया, हमारे पास मेन ब्रांचिंग हो जाती है, ब्रांच कैनाल्स, फिर बाद में छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज। जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है वो हर फील्ड के लिए, वो हर पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, क्रॉप एरिया के लिए, क्रॉप यार्ड के लिए अलग अलग निकाली जाती है, ठीक है। अब आप देखोगे एक एग्जांपल है वाटर बंदी का या फिर इंटरमिटेंट वाटर डिलीवरी सिस्टम। ये क्या है, एक तरीके का कैनाल इरिगेटेड एरिया होता है ना, उसके अंदर एक रोटेशन वाला सिस्टम आता है, उसे बोला जाता है वाटर बंदी सिस्टम। समझे, उसे क्या बोला जाता है, वाटर बंदी सिस्टम, जिसकी मदद से हम हमारी फील्ड को प्रॉपर्ली इरिगेट कर पाते हैं रोटेशन के हेल्प से। मतलब ऐसा होता है रोटेशन, मतलब कि आज पर्टिकुलर उस एरिया की बारी है कि आज वो उस डिस्ट्रीब्यूटरी को खोल देंगे और अपना पानी ले लेंगे। अब 10 दिन का उनका टाइम खत्म हुआ, 15 दिन का उनका टाइम खत्म हुआ, अब नेक्स्ट लोगों की बारी है। दिस इज नोन एज वाटर बंदी सिस्टम। टैंक्स क्या होता है, जनरली आपको पता है पानी की कमी के कारण हम वाटर स्टोरेज टैंक्स बना लेते हैं, छोटे छोटे रिजर्वर्स बना लेते हैं वाटर के, जिसके कारण हम उस जो बारिश से पानी मिल रहा है, जो अलग अलग सोर्सेज से पानी मिलता है, उसे हम इकट्ठा करके रखते हैं, फिर बाद में उसे हमने, मान लो हमने इस टैंक में इकट्ठा करके रखा, इससे हमने ऐसे आउटफ्लो के लिए कुछ बना रखा है, तो जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम इस आउटफ्लो को ओपन कर देते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार, हमारी क्रॉप की रिक्वायरमेंट के अनुसार, हमारी हमारी जो सॉइल की रिक्वायरमेंट के अनुसार उस पानी को यूज करते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस। नेक्स्ट वेल्स माने कुएं बोला जाता है जिन्हें, है ना। ये क्या होती है, ये क्या, वेल्स आर द जस्ट फॉर द अंडरग्राउंड वाटर, है ना, जो अंडरग्राउंड वाटर के यूज के लिए हम वेल्स का यूज करते हैं, है ना। क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्टेड वेयर एवर एक्सप्लॉइटेबल अंडरग्राउंड वाटर इज प्रेजेंट,
जहाँ ग्राउंड वाटर अच्छा होता है वहां हम वेल्स का यूज कर पाते हैं। एक होते हैं डग वेल्स, एक होते हैं ट्यूब वेल्स। डग मतलब खोदा हुआ, है ना। ट्यूब वेल्स मतलब टैप वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्रेटा। इसमें डायरेक्ट मोटर लगाई जाती है और डाउन ग्राउंड वाटर को निकाल लिया जाता है। दिस आर नोन एज द ट्यूब वेल्स। ठीक है। डग वेल्स मतलब अच्छे खासे बड़े एरिया में गड्ढा खोदा जाता है और उसमें पानी की स्टोरेज होती है, फिर उससे ऐसे निकाल लिया जाता है। ट्यूब वेल्स अलग चीज है, डग वेल्स अलग चीज है। चलिए, रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम ज्यादा यूजफुल है ऐसे एरियाज में जहां पे कैनाल काम ना कर पाए। ठीक है, जहां पे कैनाल क्या होती है, इनसफिशिएंट होती है। जहां पे कैनाल क्या है, इनसफिशिएंट है, इररेगुलर है, क्योंकि वाटर रिलीज प्रॉपर नहीं हो पा रहा, इसलिए डायरेक्टली क्या करते हैं, मान लो डायरेक्टली ये रिवर जा रही है तो इससे हम डायरेक्टली हमारे खेत में पानी डाल देते हैं। दैट इज द रिवर लिफ्ट सिस्टम। हुआ क्लियर? नेक्स्ट, रिवर वैली सिस्टम। रिवर वैली सिस्टम कुछ पार्ट होते हैं ना हमारी कंट्री के, जैसे कि आपने देखा कर्नाटका और केरला के अंदर, पर्टिकुलरली वेस्टर्न घाट के अंदर क्या होते हैं, वाटर जो डिस्चार्ज किया गया है नैरो जो वैलीज के थ्रू, जो भी पतली पतली आपने देखे घाटियों के बीच में जो पतली पतली वैलीज होती हैं उनके थ्रू जो पानी जाता है रेनी सीजन के टाइम, उस टाइम उस पानी को यूज करना क्या कहलाता है, रिवर वैली सिस्टम। ठीक है, पर्टिकुलरली ये क्या होती है, ये सूख जाती है कब, अब आपको पता है रिवर वैली सिस्टम रेनी सीजन के टाइम, जो ये रिवर रेनी रिवर है ना, रिवर अच्छा फ्लो रखती है ना, क्यों, क्योंकि रेन का फ्लो है, रेन के कारण वो वाटर आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही अब आपको पता है रेन नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, तो हमारी उस रिवर के अंदर भी पानी नहीं होगा। तो इसीलिए हमें रबी सीजन के टाइम, उस टाइम पर बारिश नहीं हो रही होती, दैट इज द आफ्टर द मानसून, मानसून के बाद या मानसून से पहले हमें क्या मिलती है, हमारी जो नदी होती है वो सूखी हुई मिलती है। तो इसका यही डिसएडवांटेज है कि ये पर्टिकुलर कुछ समय के लिए ही यूज की जाती है, पर्टिकुलरली सिंगल राइस क्रॉप के लिए ही यूज की जा सकती है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम, ये एक तरीके का वाटर सेविंग रूप में भी यूज किया जाता है कि हम प्रॉपर इरिगेशन भी कर लेते हैं और पानी को बचा भी लेते हैं। एक तो हम खुला जस्ट एक नल खोल दें और खुले में छोड़ दें, तो उससे जो हम इरिगेशन कर पा रहे हैं उसके बजाय हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, इरिगेट करेंगे, उसमें वाटर ज्यादा बचेगा। तो ये एक तरीके से एक टाइप ऑफ वाटर सेविंग इरिगेशन मेथड्स है। इसमें क्या होता है, आप देखोगे कि आपके खेत में लगभग ऐसे नीचे से छोटी छोटी ऐसे पाइप डाल दी जाती है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होता है, वाटर लो छोड़ा जाता है। ठीक है, इससे हम बहुत ज्यादा वाटर की सेविंग कर सकते हैं। ये होता है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर आपने देखा होगा, जैसे कि आपके पार्क्स में ऐसे करके पानी स्प्रिंकलिंग ऐसे करता हुआ फुहारा, छोटा सा फाउंटेन सा देखा होगा, है ना, वो एक तरीके का स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। हुआ क्लियर? चलिए, ये सब हो गया हमारे किसके मेथड, अलग अलग इरिगेशन के मेथड। नेक्स्ट आती है वाटर ऑगमेंटेशन, वाटर को बढ़ाना, वाटर को जोड़ के रखना, जिसके कारण वाटर ऑगमेंट मतलब जोड़कर रखना एक तरीके से। ठीक है, ऑगमेंट मतलब एक तरीके से हम इंक्रीज कर रहे हैं वाटर को, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर को हम बढ़ा रहे हैं, वाटर बॉडीज की वाटर लेवल को हम बढ़ा रहे हैं, दैट इज वाटर ऑगमेंटेशन। उसमें आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपको पता है ऊपर जैसे ही बारिश होती है, अगर हम उस बारिश के पानी को क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, बचा कर रखेंगे, तो उसके कारण क्या होगा, हमारे पास नेट वाटर बॉडीज के अंदर या फिर जो वाटर है उसके लेवल के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है, रेन वाटर की हार्वेस्टिंग से रिचार्ज होती है, रेन वाटर से क्या होती है, रिचार्ज होता है कौन सा, ग्राउंड वाटर। ठीक है, क्या हो सकता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। ठीक है, वाटर शेड मैनेजमेंट, आपको पता है वाटर शेड मैनेजमेंट, छोटे छोटे डैम्स या फिर बिल्ड कर देते हैं, वाटर शेड बनी हुई होती है। आपने देखा है कि बहुत से लोगों के ऐसे करके यहाँ पे पाइप होती है, यहाँ से पानी आता है, ये हट हो गई उसकी, तो यहाँ से पाइप से वो पानी
यहाँ से इस पाइप से वो पानी पीछे जाके टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है। डेट इज द वाटरशेड मैनेजमेंट। इससे क्या हुआ कि जो हमने वो बारिश था उसके पानी को डायरेक्ट नीचे जाने से रोक के हमने सेव कर लिया। उसके कारण क्या हुई, हमारी सॉइल इरोड होने से भी बची और हमने वाटर भी सेव कर लिया, वाटर को भी ऑगमेंट कर लिया। अब आपने देखा क्रॉपिंग पैटर्न्स। अब अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स भी होते हैं जिसके कारण हम हमारे क्रॉप की यील्ड को बढ़ा सकते हैं। अब क्रॉपिंग पैटर्न से मैम कैसे यील्ड को बढ़ाया जा सकता है, अब हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर। अब कैसे बढ़ाया जा सकता है, हेल्प इन ऑब्टेनिंग। आपको पता है हमारा मेन मोटिव क्या है, मैक्सिमम यील्ड रखना है ना। यील्ड को हम मैक्सिमम से मैक्सिमम रखें, ठीक है। हम ये भी चाहते हैं कि जो हमने क्रॉप उगाई है वो क्या हो, वो कोलैप्स ना हो जाए, बोले तो वो खराब ना हो जाए, वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। जो भी हम क्रॉप उगा रहे हैं वो प्रॉपर प्रोड्यूस दे, वो प्रॉपर यील्ड दे, है ना। वो उस क्रॉप पे किसी भी तरीके की बीमारी ना हो, है ना, उस पे कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो उसके लिए हम अलग अलग तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम नेट इन सभी चीजों को अवॉइड कर पाते हैं और हमारी यील्ड को मैक्सिमम कर पाते हैं। वो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, पहला है मिक्स्ड क्रॉपिंग, सेकंड वन इज इंटरक्रॉपिंग, थर्ड वन इज द क्रॉप रोटेशन। ठीक है, समझे, हुआ क्लियर। चलिए नेक्स्ट मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब हम पढ़ेंगे मिक्स्ड